Hello beta, welcome to the world of physics. I hope you all are healthy, happy and safe at your home. तो बेटा आज से न्यू जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट एंड सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एंजॉयफुल जर्नी एंड अचीव योर गोल्स. कहते हैं कि गुड स्टार्ट इज द श्योरिटी ऑफ गुड रिजल्ट. तो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका मतलब है चार्ज एट रेस्ट. और बेटा ये यूनिट कितने मार्क्स की है? ये यूनिट है 8 मार्क्स की. 8 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ये कितने चैप्टर में डिवाइडेड है बेटा? 2 चैप्टर में. एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो बेटा दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू दीज 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो वी स्टार्ट विद चार्ज. चार्ज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा. चार्ज आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आगे हम बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे, उसमें होगा चार्ज इन मोशन, वो बात की बात है. तो अभी वी स्टार्ट विद चार्ज. तो बेटा चार्ज क्या है? चार्ज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा. तो चार्ज क्या है बेटा? चार्ज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल which gives rise to electric force between the different object, various object. जो different various object के बीच में क्या लगता है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं. उसको किसकी वजह से लगते हैं? वो चार्ज की वजह से. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. इंट्रिंसिक का मतलब है बेटा क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब है इनबिल्ट प्रॉपर्टी, विद इन प्रॉपर्टी, पहले से ही इनबिल्ट प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल पार्टिकल की. बेटा चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय क्यू, स्मॉल या कैपिटल. एंड यूनिट क्या? यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो बेटा ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कूलम, डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी, कूलम, COULOMB, कूलम. इसके अलावा बेटा एक क्या होती है? एक होती है CGS यूनिट. अब ये CGS यूनिट 2 हैं. एक है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम, COULOMB, स्टैट, और ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैट सी. तो बेटा एक CGS यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, या डिनोटेड बाय स्टेट सी कैपिटल है. और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा AB कूलम, COULOMB कूलम. तो चार्ज की CGS यूनिट हो गई, एक हो गई ESU और एक EMU. अब मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, और 3 इंटू 10 की पावर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैट सी, स्टैट कूलम. इसके अलावा बेटा दूसरा पॉइंट, 1 कूलम बराबर 1/10 EMU लिख दो या AB कूलम लिख दो. तो 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होगा और इतने स्टेट कूलम के बराबर होगा. इसके अलावा बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अभी मैं नाम लिए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना? नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज.
प्रोटॉन पर कितना चार्ज है बेटा, सेम चार्ज बट अपोजिट, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। एल्फा, एल्फा क्या है बेटा, एल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस। ये जो लिखा है इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो एल्फा पे कितना चार्ज नंबर है बेटा, 2, इसका मतलब है 2 यूनिट चार्ज, इसका मतलब है +2 और 1 यूनिट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। तो ये हो जाता है प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। इसके अलावा बेटा ड्यूट्रॉन, डिनोटेड बाय, ड्यूट्रॉन क्या चीज है, हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन डिनोटेड बाय क्या, 1H2। इसका चार्ज नंबर कितना, 1, तो इस पर चार्ज हुआ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। तो कुछ बात समझ में आई बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एट रेस्ट। चार्ज क्या है, चार्ज है बेटा इंट्रिंसिक या इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है, ESU या EMU, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्टेट C स्टेट कूलम, AB कूलम, एक कूलम में इतने ESU, एक कूलम में इतनी EMU। ये कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन। इसके अलावा डायमेंशन, तो बेटा 10th क्लास से हमने पढ़ा था कि करंट I इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल हो जाएगा IT। I क्या हो गया, I हो गया A और टाइम हो गया T। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है m0 L0 T A, T की पावर 1 A की पावर 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, चार्ज का। तो चार्ज के बारे में कुछ बातें तो पता चल गई बेटा। पॉज करके आप इसको लिखो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा प्रोटॉन के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्रोटॉन आर टाइटली बाउंड विद इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। दे कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स में, आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंड होते हैं, उन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका मतलब चार्ज के 2 टाइप है बेटा। चार्ज, एक चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ बॉडी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज को और क्या बोला जा सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ बॉडी या गेन ऑफ प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जा सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हम गेन ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ प्रोटॉन की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि प्रोटॉन टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब भी हम किसी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बताएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफेरेंस की वजह से ही होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बॉडी नेगेटिव चार्ज। बेटा कोई बॉडी अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी कह सकते हो। तो जब तक ये बराबर है, बैलेंस है, तब तक ये बॉडी न्यूट्रल या अनचार्ज है। और जब भी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो बात समझ में आई बेटा? अब बात आती है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो दिया गया है नाम, वो इसको दिया गया है रिसेंटली बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग। बेटा हिस्टोरिकली पहले भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते थे। एक साइंटिस्ट था ड्यूफे, उसके अकॉर्डिंग जिसे आज हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, उससे पहले किस नाम से जाना जाता था? विट्रियस। अब इन बातों का कोई मतलब तो है नहीं बेटा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि हिस्टोरिकली ड्यूफे के अकॉर्डिंग जिसे आज हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? विट्रियस चार्ज। और जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं वो क्या था? रेजिनस चार्ज, रेजिनस। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉर योर नॉलेज, विट्रस, रेजिनस। विट्रस पॉजिटिव चार्ज, रेजिनस नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं बेटा हम एलिमेंट्री चार्ज की। एलिमेंट्री ELEMENTRY, एलिमेंट्री और फंडामेंटल और बेसिक चार्ज। एलिमेंट्री, बेसिक और फंडामेंटल चार्ज। तो बेटा ये एलिमेंट्री चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज, smallest charge that can exist freely या independently, कुछ भी बोल दो बेटा, independently या freely in nature is called elementary charge या elementary unit of चार्ज या बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, इट इज नोटेड बाय E 1.6 इंटू 10 की पावर मास 19 कूलम चार्ज। ये है बेटा एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक, फंडामेंट। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। अब बात आती है कि बेटा क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इन नेचर? तो बेटा साइंस जैसे जैसे कहती चली गई, पहले हमने कभी पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें बताया गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन बाद में मॉडिफाइड थ्योरी आई जिसमें बताया गया कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो उसी की तरीके से बेटा मोर एलिमेंट्री पार्टिकल, मोर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑल्सो एग्जिस्ट। मतलब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो हैं ही, लेकिन और भी बेसिक और भी फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। उनमें से एक चार्ज पार्टिकल्स का नाम है क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स। तो बेटा क्वार्क्स और भी ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। यूं तो ये क्वार्क्स 6 टाइप के होते हैं बेटा, वो कुछ इनके ऑड नेम है, जैसे टॉप एंड बॉटम क्वार्क्स, टॉप एंड बॉटम। दूसरे टाइप के स्ट्रेंज एंड चार्म्ड क्वार्क्स, और एक होते हैं बेटा अप एंड डाउन क्वार्क। तो मैं यहां पर जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं एक अप क्वार्क के बारे में। अप क्वार्क डिनोटेड बाय U और एक डाउन क्वार्क डिनोटेड बाय D। अब ये क्वार्क्स भी क्या है बेटा? चार्ज पार्टिकल है। अप क्वार्क पॉजिटिव चार्ज होता है, डाउन क्वार्क नेगेटिव चार्ज होता है। अप क्वार्क होता है इस एलिमेंट्री चार्ज का 2/3 और डाउन क्वार्क होता है इस एलिमेंट्री चार्ज का 1/3। ये चीज
तो क्वार्क्स बेटा और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हुए, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, अप डिनोटेड बाय यू, डाउन क्वार्क डिनोटेड बाय डी। अप क्वार्क पर इसका फ्रैक्शनल चार्ज 2/3 पॉजिटिव चार्ज, इसका 1/3 नेगेटिव चार्ज। ये और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम एलिमेंट्री चार्ज इसको क्यों कह रहे हैं, इनको क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बेटा अप क्वार्क या डाउन क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। अब रिसेंट जो रिसर्च है, डिस्कवरीज हैं, उनमें बताया गया है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देमसेल्व्स बिल्ट ऑफ मोर एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे कि क्वार्क। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बने हैं। मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो भी और भी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना है। उनका मैं तुम्हें बेटा क्वार्क कंपोजिशन बता देता हूं। क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा रिसर्च में बताया गया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंटेन्स 3 क्वार्क्स। ये दोनों 3 क्वार्क से मिलकर बने हुए। तो इनका क्वार्क कंपोजिशन किस तरीके से फिट बैठता है बेटा? प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन है, ये प्रोटॉन है, इसका क्वार्क कंपोजिशन है UUD। इसका मतलब ये हो कि बेटा प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। इसको वेरीफाई करते हैं। अप क्वार्क पे कितना चार्ज बताया था अभी? 2/3e प्लस 2/3e, और डाउन क्वार्क पर -1/3e। तो ये एलसीएम लेकर 4/3e माइनस 1/3e, ये होगा 3/3e, मतलब e। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज बताया था थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें? e प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। न्यूट्रॉन वैसे तो कंप्लीट अनचार्ज है, न्यूट्रल है, लेकिन इसका जो क्वार्क कंपोजिशन है वो है UDD। इसका क्या मतलब हुआ? एक अप क्वार्क और एक दो डाउन क्वार्क। 2/3e माइनस 2/3e, तो ये हो जाता है 0। तो बात समझ में आई बेटा कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, हम इनको एलिमेंट्री पार्टिकल कह रहे हैं, लेकिन और भी एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट, जिनमें से क्वार्क्स। ये प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन है, इसका मतलब प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना है। तो ये बात फिट हो रही है बेटा। देखो प्रोटॉन पर 1 यूनिट चार्ज और न्यूट्रॉन पर 0 यूनिट चार्ज। तो क्या बात समझ में आई? लेकिन बेटा क्वार्क फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं तुमसे कहना चाहूं कि ये अप क्वार्क को मैं उधर फेंक देता हूं, डाउन क्वार्क को मैं जेब में रख सकता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां से अप क्वार्क को उठाता हूं तो ये पूरा का पूरा कंपोजिशन एक साथ इस तरीके से चलाया जाएगा जैसे कि आपस में किसी स्प्रिंग से या किसी चीज से बंधे हुए। तो आप यहां पर से एक पार्टिकल को नहीं उठा सकते, तीनों एक साथ उठेंगे। तो बस यही बात बता रहा था कि बेटा क्वार्क फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। अब बात करते हैं बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बेटा बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा क्योंकि वो लाइक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा क्योंकि वो भी लाइक चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अलावा बेटा कहते हैं कि चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा टोटल चार्ज
टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब है बेटा सम लाइक रियल नंबर, जैसे कि रियल नंबर को हम ऐड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एल्जेब्रिक सम। तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल individual charge located at different points inside system। तो क्या बात निकल कर है बेटा, एडिटिव चार्ज इज एडिटिव या एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब हम ये कहते हैं कि बेटा चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर, रियल नंबर की तरह जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, कोई हमसे कहता है कि यहाँ पे -4 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। तो बेटा आप उन्हें लाइक रियल नंबर जोड़ दो, -4 +2 +3, तो ये क्या हो गया, -4 कूलम +2 कूलम +3 कूलम, तो ये क्या हो गया, -4 कूलम +5 कूलम, मतलब प्लस का 1 कूलम चार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर्स, वो रियल नंबर की तरह जोड़े जा सकते हैं। तो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। क्या मतलब कहा बेटा मैंने, क्या कंजर्वेशन के बारे में क्या कहा, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा, चार्ज कंजर्वेशन इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, विल रिमेन कांस्टेंट इन एवरी केमिकल, न्यूक्लियर रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैं कहूं तुमसे एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैं तुमसे कह सकता हूं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट मतलब NaCl, आयनाइज, आयनाइजेस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एज। तो बेटा ये रॉक सॉल्ट है NaCl, ये आयनाइज हो जाएगा किसमें, Na+ Cl-। तो बात आती है कि बिफोर आयनाइजेशन NaCl पर टोटल चार्ज कितना है, 0। आफ्टर आयनाइजेशन Na पर पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, +- 0 हो जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी बिफोर आयनाइजेशन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज क्या है, 0 है, मतलब कुछ गेन नहीं हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसी तरीके से बेटा एक मैं न्यूक्लियर रिएक्शन बता देता हूं तुम्हें कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस बाय अ न्यूट्रॉन, बाय अ न्यूट्रॉन। तो बेटा जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से यूरेनियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है तो उसका फिजन होता है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है इसमें बेटा, न्यूट्रॉन 0 and 1 से बम्बार्ड किया किसको, 92 यूरेनियम 235 को। तो बेटा जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि ये क्या है, ये है चार्ज नंबर।
तो बिफोर दिस फिजन टोटल चार्ज नंबर, टोटल चार्ज यूनिट कितना है? 0 + 92 मतलब 92। अब ये न्यूक्लियर फिजन होता है, इसमें एक बनता है बेरियम 56 141, क्रिप्टॉन 36 92, प्लस इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन, और साथ ही साथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज होती है। तो बेटा यहां पे बिफोर न्यूक्लियर फिजन चार्ज नंबर कितना है? 92, और यहां पर 56 + 36। आफ्टर द न्यूक्लियर फिजन टोटल चार्ज नंबर अभी भी कितना है? 92। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यूरेनियम पर जब बम्बार्डमेंट किया गया तो बेरियम बन गया, क्रिप्टॉन बन गया, 3 न्यूट्रॉन भी निकले, लेकिन चार्ज नंबर पर यानी कि चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं यही बात बता रहा था बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन हो या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसके अलावा बेटा और भी एग्जांपल है, जैसे टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। बेटा एक पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना है, उसे मैं अभी समझाता हूं तुम्हें क्या होता है। इस पेयर प्रोडक्शन वाले फिनोमिना में भी चार्ज क्या है? कंजर्व। अब इस पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? इस पेयर प्रोडक्शन में होता है कि एक गामा रे फोटोन, 0 चार्ज 0 मास, ये एनर्जी है, ये रे है, ये मैटेरियलाइज हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, प्रोटॉन में नहीं, पॉजिट्रॉन। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है बेटा? ये है पॉजिट्रॉन। तो एक गामा रे फोटोन मेटलाइजेस मतलब ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन अलग चीज है, प्रोटॉन अलग चीज है। दोनों में सिमिलरिटी है कि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और डिससिमिलरिटी ये है कि दोनों के मास में क्या होता है? डिफरेंस होता है। दोनों के मास क्या है? डिफरेंट है। ये तो लगभग क्या है? मास लेस है पॉजिट्रॉन। तो बेटा इसमें भी इस फिनोमिना में भी बिफोर पेयर प्रोडक्शन से पहले टोटल चार्ज नंबर कितना? 0, और आफ्टर पेयर प्रोडक्शन -1 + 1 क्या है? 0। तो टोटल चार्ज ना तो गेन हुआ है और ना ही लॉस हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो अभी भी चार्ज क्या है? कंजर्व है। बेटा इसका एक अपोजिट फिनोमिना है, उसको बोलते हैं हम एनाइलेशन ऑफ मैटर। ये रिवर्स रिएक्शन है बेटा। इस रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑन कमिंग इन कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और दो गामा रे फोटोन क्या होती हैं? बनती हैं। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में इनहेल हो जाते हैं, और फिर 2 गामा रे फोटोन क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या है बेटा? ये एक प्रकार की एनर्जी है, और ईच ऑफ कितनी एनर्जी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये बहुत देर से मैं तुम्हें ये डिफरेंट एग्जांपल देकर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना। यूनिवर्स में कहीं पर भी कुछ भी होता रहे, टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है, ना तो क्रिएटिव होता है और ना ही क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। तो इस तरीके से बेटा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टोटल चार्ज क्या है। तो ये पेयर प्रोडक्शन, ये एनाइलेशन ऑफ मैटर, ये याद रख लेना बेटा।
इसके अलावा बेटा चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बेटा चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज कांस्टेंट तो होता है टोटल चार्ज, लेकिन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे बेटा मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। अभी ये अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, इसका मतलब ये कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर है। और ऐसे ही इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? अब मानते हैं बेटा कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेटा मैं इधर एक बात बता देता हूं तुम्हें कि एक तो मैं तुम्हें अभी बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। दूसरी बात बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है। याद रखना तुम्हें भविष्य के लिए। तो बेटा बॉडी ए से बॉडी बी में n इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। डेफिसिट बोल दो या डेफिशिएंसी, कुछ बोल दो। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी? n इलेक्ट्रॉन की। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज। तो A पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। कितने गुना? n गुना पॉजिटिव चार्ज प्लस Na। और बेटा B पर क्या हो गया? B पर हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। कितना? -Ne। जहां पर E का मतलब क्या है? E का मतलब ये बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। अब बात आती है कि डज चार्जिंग अफेक्ट द मास? क्या किसी बॉडी के चार्ज होने से उसके मास पर भी फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। जैसे इस बॉडी पर पहले जितने प्रोटॉन थे, अब इस पर कितने प्रोटॉन कम हो, सॉरी पहले जिस बॉडी पर जितने इलेक्ट्रॉन थे, अब इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। कितने? तो अब ए का मास, न्यू मास, पहले इसका मास मान लो Ma था और इसका मास क्या था? Mb था। अब न्यू मास डैश लगा के लिख रहे हैं बेटा, न्यू मास ऑफ ए क्या हो जाएगा? Ma में से कुछ कम हो गया। कितना मास कम हो गया? NMe। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब यह कि पहले इस पे इतना मास था, लेकिन इसमें से n इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, निकल गए। तो कितना मास इसमें से खत्म हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इतना मास इसमें से निकल गया। तो इसका मास पहले से क्या हो गया? कम हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ गए तो इसका मास क्या होगा बेटा? पहले से ज्यादा हो गया। Mb प्लस NMe। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और Me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा चार्ज ट्रांसफरेबल होता है एंड चार्जिंग ऑफ ए बॉडी अफेक्ट द मास। बॉडी के मास को क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो जो बॉडी पहले न्यूट्रल है, अनचार्ज है, और बाद में उस पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब है कि उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसका मास का क्या हो जाना? कम हो जाना है। नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा? पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। तो क्या बताया मैंने फिलहाल तुम्हें? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा क्या बताया बेटा? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। एक क्या बताया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया। इसके अलावा बेटा चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब अगर बॉडी चार्ज्ड है तो बॉडी मस्ट हैव सम मास। बॉडी में जरूरी कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? मास होगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी चार्ज तो है लेकिन मास लेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसा है कि बॉडी, इफ द बॉडी इज चार्ज द बॉडी मस्ट हैव सम मास। बॉडी में मास होगा ही। रिवर्स में क्या है बेटा?
मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब बॉडी में मास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें चार्ज हो या ना हो। जैसे कि बेटा ये है, अब इसमें कुछ मास है लेकिन जरूरी नहीं कि ये चार्ज हो, लेकिन अगर बॉडी चार्ज है तो बॉडी मस्ट हैव सम मास, बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। बेटा एक प्रॉपर्टी है इनवेरिएंसी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज ऑन ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन, बॉडी की मोशन पर या उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है कि बेटा ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइंस्टाइन की एक थ्योरी है बेटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक फॉर्मूला ये है, इसका क्या मतलब बेटा, ये जो MO है ये है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी इन मोशन। V क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मास डिपेंड ऑन स्पीड, किसी बॉडी का मास उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इफ V C से बहुत कम है, नेग्लिजिबल, बेटा लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और V क्या है, जैसे किसी कार की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, बुलेट ट्रेन की स्पीड, तो ये स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो ये स्पीड ऑलमोस्ट यहां पे 0 है, तो m बराबर m0। इस कंडीशन के लिए m बराबर क्या होगा, m0। मतलब डेली लाइफ के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ते बढ़ते लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है, जैसे कि लाइट की स्पीड अभी मैंने तुम्हें बताया 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और किसी बॉडी की स्पीड बढ़ते 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 5 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 10 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, मतलब इसके पास, इसकी तरफ जाती है, इसके आसपास हो जाती है, तो देखते हैं कि m0 से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बेटा यहां से हमें यह पता चलता है कि किसी बॉडी का मास स्पीड पर, किसी न किसी लेवल पर स्पीड पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला बेटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, साइज, लेंथ L = L0, सेम फॉर्मूला लगभग 1 - v²/c²। तो बेटा ये क्या है, L0, ये है रेस्ट साइज या रेस्ट लेंथ, और ये क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी इन मोशन, और वही V स्पीड ऑफ बॉडी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले से भी ये वही बात है कि जैसे जैसे स्पीड बिकम्स कंपेरेबल टू C, इस बार L0 से क्या होता है, कम होता है। तो बेटा किसी बॉडी की लेंथ, किसी बॉडी का साइज, किसी बॉडी का मास किसी ना किसी लेवल पर मोशन पर या स्पीड पर क्या करता है, डिपेंड करता है। बट चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब यह होता है कि Q मोशन इक्वल Q रेस्ट, मतलब चाहे तो कोई पार्टिकल रेस्ट में है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है तो उस पर कितना चार्ज है, मास 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तब भी उस पर कितना चार्ज होगा, +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। तो बेटा चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब यह है कि किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो मोशन पर या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस बॉडी का मास, उस बॉडी का साइज स्पीड पर डिपेंड करता है।
तो कितनी प्रॉपर्टी हुई बेटा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज इनवेरिएंट। और अब है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मींस दैट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट वेरी कॉन्टिन्यूअसली टू हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसका मतलब यह है कि बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब यह हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या नहीं करती, वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती। वो कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या नहीं कर सकती, आर्बिट्रेरी का मतलब उड़ुल जुड़ुल कोई भी वैल्यू क्या नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो बेटा टोटल चार्ज ऑफ a body is integral multiple of elementary charge। बेटा किस एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज क्या बताया था, E। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मतलब E का n टाइम्स होगा किसी बॉडी पर चार्ज। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो उस पर प्लस Ne चार्ज होगा, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस पर माइनस Ne चार्ज होगा। n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन n क्या नहीं हो सकता, n कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे बेटा मैं समझाता हूं कि मान लो किसी दुकान पर चार्ज बेचा जाता है, किसी दुकान पर चार्ज बेचा जाता है और एक बच्चा उस दुकान पर जाता है और कहता है अंकल अंकल मम्मी ने स्मॉलेस्ट चार्ज मंगाया, स्मॉलेस्ट चार्ज। तो बेटा वो दुकानदार, वो शॉपकीपर क्या करेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन को घिस में उसके डाल सकता है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ब्रेक हो ही नहीं सकता, स्प्लिट हो ही नहीं सकता। तो वो कम से कम क्या करेगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उस बच्चे को दे देगा पॉलीथीन में डालकर। तो इस तरीके से उस बच्चे पर कितना चार्ज हो गया, उस बच्चे पर चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, -1.6 कितना चार्ज हो गया, -1e मतलब -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। अब वो बच्चा दोबारा आता है और कहता अंकल अंकल इसमें थोड़ा सा चार्ज और डाल दो, थोड़ा सा चार्ज। तो बेटा क्या अब वो दुकानदार उस इलेक्ट्रॉन को घिस के स्प्लिट करके उसमें डाल सकता है? अब उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो उसको दूसरा चार्ज ना दे या उसे थोड़ा सा चार्ज और देने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दे। तो जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर चार्ज कितना हो जाएगा, -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। ऐसे फिर 3 इलेक्ट्रॉन देने पर -3e क्या हो जाएगा, -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। तो आप क्या देख रहे हो कि किसी बॉडी पर चार्ज हो सकता है 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0। और अगर कोई हमसे ये कहे कि किसी बॉडी पर चार्ज कितना है, किसी बॉडी पर 3.5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज है, तो ये चार्ज किसी बॉडी पर होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस चार्ज के लिए उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 2 के बीच में मतलब कोई फ्रैक्शन होगी जो पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। वो एलिमेंट्री चार्ज का ही क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मतलब किसी बॉडी पर एलिमेंट्री चार्ज का n गुना चार्ज पॉसिबल होता है। और n क्या होता है, n है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकती है। n क्या नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब इस पर बेस्ड बेटा मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें।
सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम होगा? तो सबसे पहले बात आती है कि क्या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 कूलम होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ये एलिमेंट्री चार्ज हो गया। हम क्या चाहते हैं, किसी बॉडी पर कितना चार्ज हो जाए? 1 कूलम चार्ज। तो टोटल चार्ज इज द 1 कूलम। तो बॉडी पर 1 कूलम चार्ज के लिए तो बाय फॉर्मूला Q बराबर Ne, तो N क्या हो जाएगा बेटे? यहां से N इक्वल हो जाएगा Q बाय E, जिसमें Q कितना है? 1 कूलम, और E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सोल्व करेंगे बेटा इसको, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, या 625 इंटू 10 की पावर 16, सॉरी कूलम नहीं, नंबर है, तो 625 इंटू 10 की पावर 16। तो बेटा इतने इलेक्ट्रॉन, ये संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने सारे इलेक्ट्रॉन गिनते रहो बेटा इसको। इतने सारे इलेक्ट्रॉन टूगेदर मेक 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। तो बेटा एलिमेंट के चार्ज जितना होता है बॉडी पर हमें चाहिए 1 कूलम चार्ज। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, n निकालना है हमें, तो इस फॉर्मूले से n निकल कर आया 625 इंटू 10 की पावर 16। मतलब इतनी बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम्हें पता चली गया कि बेटा 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज, कितनी बड़ी यूनिट है। तो अब हम भविष्य में स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे, जैसे मिली कूलम चार्ज, 10 की पावर माइनस 3 कूलम चार्ज, माइक्रो कूलम चार्ज 10 की पावर माइनस 6 कूलम चार्ज, नैनो कूलम 10 की पावर माइनस 9 कूलम चार्ज, पीको कूलम 10 की पावर माइनस 12 कूलम चार्ज। ये बेटा और स्मॉलर यूनिट्स हैं चार्ज की, क्योंकि कूलम तो चार्ज की बहुत बड़ी क्या है? यूनिट है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल है, इफ a body gives out 10 raised to power 9 electrons every second, then how much time is required to get a total charge of 1 कूलम फ्रॉम इट। क्वेश्चन ये है कि बेटा एक बॉडी हर सेकंड, एवरी सेकंड 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है? लॉस कर रही है। तो कितने सेकंड पर उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है, बात समझ में आई? तो देखो, अभी मैं तुम्हें बताया कि बेटा 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज का मतलब है 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन, जब किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, किसी बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी या इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, तब उस पर टोटल चार्ज कितना डेवलप होगा? 1 कूलम चार्ज डेवलप होगा। तो अभी हमें क्या समझ में आया बेटा? अभी हमें समझ में आया कि 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो बॉडी 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन को कितने सेकंड में लॉस कर देती है? 1 सेकंड में। तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कितना टाइम लगा? 1/10 रेज़ टू पावर 9। और उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज कब आएगा? जब वो बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? लॉस कर देगी। तो 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगेगा?
1/10⁻⁹ इंटू 625 इंटू 10⁻16। तो ये बेटा जितना भी आएगा उतना सेकंड टाइम लगेगा। अब अगर हम इस टाइम को 1/10⁹ इंटू 625 इंटू 10⁻16 को डिवाइड कर दें कितने से, 60 से, तो इतने मिनट, एक और 60 से, इतने आर, 24 से, इतने दिन, 365 से, इतने ईयर। तो ये लगभग आएगा 198.18 ईयर। यानी कि बेटा बात समझ में आई कि अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 10⁻9 एक बहुत बड़ी संख्या है बेटा, बहुत बड़ी संख्या। तो अगर कोई बॉडी इतनी तेजी से एक एक सेकंड में इतने इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लॉस कर रही है, तब भी उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 200 साल, 198.18 ईयर। तो कुछ बात समझ में आई। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप और ग्लास ऑफ वाटर। क्या क्वेश्चन है बेटा कि एक गिलास पानी या एक कप पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अब तुम कहोगे ये कैसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड वे में जब कोई हमसे कहता है एक कप या एक गिलास, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड वे में वो कितना होता है, 250 ml। 250 ml। तो एक कप ग्लास या एक कप या एक ग्लास वाटर का मतलब हो गया 250 ग्राम और 250 ml ऑफ वाटर, या फिर इसको लिख सकते हो 250 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा ऐसा क्यों कह दिया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना है 250 ml। 250 ml कह दो या 250 सेंटीमीटर क्यूब कह दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 250 ग्राम हो जाएगा। तो सिर्फ पानी के केस में ही आप मतलब 250 ml को 250 ग्राम, क्योंकि पानी की ही डेंसिटी कितनी होती है, पानी की ही डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा अब क्वेश्चन था कि एक कप या एक ग्लास पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक कप या एक ग्लास पानी कहने का मतलब है 250 ग्राम ऑफ वाटर। इसके अलावा बेटा पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है, पानी का मोलिकुलर मास, मोलर मास, पानी का मोलिकुलर मास होता है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन कितना हो गया 18 ग्राम इसका। इसके अलावा बेटा पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 8 इसके हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। तो सुनो बेटा, क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो बेटा एक कप पानी कहने का मतलब है 250 ml या 250 ग्राम ऑफ वाटर। पानी का मोलिकुलर मास है 18 ग्राम। पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अब हमें कैसे करना है, तो बेटा 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, बेटा पानी के 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बेटा मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा 11th में
कि मॉलिक्यूलर मास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। तो 18 ग्राम पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय 18 मॉलिक्यूल्स। तो फिर 1 कप पानी में, 1 ग्लास पानी में 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय 18 इंटू 250, इतने क्या हो गए बेटा? मॉलिक्यूल्स। फिर मैं तुम्हें बताया ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय 18 इंटू 250 इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो बेटा 250 ग्राम पानी में इतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे और इतना ही प्रोटॉन होगा। तो देन बाय क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। तो इतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय 18 इंटू 250 इंटू 10, इतने तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंटू ई की जगह क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बेटा 1 कप पानी पर इतना पॉजिटिव चार्ज या इतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो दोबारा समझ लेते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, या कप और ग्लास। तो बेटा 1 कप या 1 ग्लास कहने का मतलब क्या होता है? 250 ml या 250 ग्राम ऑफ वाटर। इसके अलावा पानी का ये क्या मॉलिक्यूलर मास है, और ये मैंने क्या बताया कि पानी के एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होते हैं। तो 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर एक में कितने होंगे और फिर 250 में कितने होंगे? ये हमने क्या किया? मॉलिक्यूल काउंट किया। ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने प्रोटॉन्स, एंड देन बाय क्वांटिटेशन Q बराबर Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, एक ही मल्टीप्लाई कर दे तो इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है, फिर आगे मिलते हैं। ओके बाय।